टू 4 है। अब यहाँ पर क्या है, 3 cot a इक्वल टू 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, cot a इक्वल टू 4/3। cot का फॉर्मूला क्या होता है, तो cot का फॉर्मूला होता है b/p। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, b/p लिख देंगे। अब b का वैल्यू 4 है और p का वैल्यू क्या है, 3 है। तो हम लोग पहले करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज़ करेंगे और इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके चेक करेंगे। तो b का वैल्यू 4 है और p का वैल्यू 3 है। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे h का फॉर्मूला क्या होता है, तो p² + b²। p का वैल्यू कितना दिया है, 3, तो 3 का स्क्वायर, और b का वैल्यू कितना दिया है, 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 16, 9 दोनों को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। अब आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर कि 2 cos a प्लस साइन और 4 cos a माइनस साइन। तो हम लोग को पहले सारे वैल्यू को यहाँ पे अरेंज कर लेना है। हम लोग को निकालना है 2 cos a प्लस साइन, उसके बाद 4 cos a माइनस साइन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अगर हम लोग देख लेते हैं तो कल के एग्जाम्स के लिए काफ़ी ईजी रहेगा। सो कॉस में हम लोग देखते हैं, तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, कॉस का होता है b/h। तो b में वैल्यू क्या दिया है हमारा, b का वैल्यू दिया हुआ है 4 और h का वैल्यू दिया है 5। तो b का वैल्यू 4 लिख देंगे और h का वैल्यू लिख देंगे 5। ठीक है। अच्छा, साइन का भी देख लीजिए, साइन का वैल्यू कितना है, तो साइन का p/h होता है। तो p का वैल्यू कितना हो गया, p का वैल्यू हो गया 3 और h का वैल्यू 5। अब इसको इसमें अरेंज कर देंगे, 2 गुने कॉस, तो कॉस का वैल्यू कितना है, 4/5 प्लस साइन, साइन का वैल्यू कितना है, 3/5 बाय 4 cos a। तो 4 गुने cos a का वैल्यू कितना हो गया, 4/5, और साइन a का वैल्यू कितना हो गया, तो साइन का वैल्यू है हमारा 3/5। अब इस सबको अरेंज कर देना है, 2 4 जा 8/5, 3/5, 4 4 जा 16/5 और प्लस 3/5। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, तो 8 + 3 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 + 3, 8 3 11/5 और 16 3 19/5। अब ये 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 11/19। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 5 and 6, देन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विल बी। ठीक है, तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, वैल्यू दे दिया है 5, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया है 6। अब हम लोग देखेंगे सम ऑफ जीरोज का वैल्यू कितने के बराबर होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू किसके बराबर होता है, अल्फ़ा बीटा के बराबर होता है। तो एक फॉर्मेट याद कर लेना है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे x² लिख देना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 5 लिख देना है, और अल्फ़ा बीटा की जगह 6 लिख देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, x² माइनस 5x प्लस 6, हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 6। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस 7x प्लस 2, और इसमें हमें f का वैल्यू -1 रख के पुट करना है। ठीक है, हम लोग इसको करेंगे, fx इक्वल टू 3x² माइनस 7x प्लस 2। अब हमारे को कह रहा है f का वैल्यू -1 रखने पर क्या होगा, तो 3 × -1 का स्क्वायर माइनस 7 × -1 और प्लस 2। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, -7 × -1 प्लस 2, 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस होता है, तो +7 हो गया और प्लस 2। अब 7 + 3 10 और 10 + 2 12। तो f -1 का वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में रखने पर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + 2y = 3, और ये इक्वेशन है और इसका इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिखा है x + 2y = 3 है और 5x + ky = 15 है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन लिख दिया है। अब इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन जो है
इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन का क्या इक्वेशन होता है, तो हम लोग इसमें लेके चलेंगे A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2। ये हमारा इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर A1 का वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम लोग 1 लिख देंगे। A2 की जगह पे क्या है, 5 है, इक्वल टू B1 की जगह पे 2, B2 की जगह पे K। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो K इंटू 1 हो गया और 5 इंटू 2 हो गया, तो K इक्वल टू 10। इस प्रकार से दिए गए इक्वेशन का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। लिखा है द 15th टर्म ऑफ द AP इज 1/2 1 3/2 2 एंड, यानी इस दिए गए AP में 15th टर्म का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है हमारा, कहता है कि AP अगर कोई है 1/2 1 3/2 और 2 और डॉट डॉट दे दिया है। ठीक है, अब इस AP में अगर हम लोग चेक करें तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, D का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 - 1/2, क्योंकि हम लोग का D का फॉर्मूला क्या होता है, D कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म में से पहला टर्म अगर माइनस करते हैं तो D का वैल्यू निकल जाता है। सेकेंड टर्म क्या है 1, इसमें से पहला टर्म माइनस करेंगे तो 1 में से जब 1/2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले एलसीएम लेंगे, 1 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2 1 जा 1 के टर्म में 2 बार में आता है तो 2 1 जा 2, फिर माइनस 2 के टर्म में 2 1 बार में आता है तो 1 1 जा 1। इस तरह से डिफरेंस हमारा 1/2 आ गया। अब हमें कह रहा है कि इस दिए गए AP में 15 टर्म निकालने के लिए कह रहा है, तो हम इन्फॉर्मेशन पहले अरेंज करते हैं। A का वैल्यू हमें मिल गया है, D का वैल्यू मिल गया है, अब N का वैल्यू हमारा 15 दिया हुआ है, तो इस टाइप से हम Tn का वैल्यू निकालना है हमको। फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को हम लोग लेके तो T15 बराबर क्या हो जाएगा, पहले हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 1/2 A का वैल्यू हो जाएगा प्लस n का वैल्यू 15 - 1 और डिफरेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 प्लस 15 में से 1 गया 14 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 14 7 बार में कट गया, तो 1/2 + 7। अब 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो ऊपर में क्या आ गया 8/2। इस तरह से 1/4 जो है हमारा, एक मिनट यहाँ मिस्टेक हो गया है, 1 2 का एलसीएम 2 होगा, 2 के टर्म में 2 1 बार में आता है 1, 1 के टर्म में 2 2 बार में आता है, तो 2 7 जो 14, तो 14 + 1 15/2। इट मीन्स कि 15 टर्म जो होगा हमारा वो 15/2 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये 15/2 हमारा दे रहा है, ये हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया है sec 35 डिग्री बाय cosec 55 डिग्री का पावर 2, इसका वैल्यू इन चारों ऑप्शन में क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। sec 35 डिग्री बाय cosec 55 डिग्री, इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, सेक या cosec में किसी एक को चेंज करेंगे। कहता है कि sec 35 डिग्री है, तो sec 35 लाने के लिए हम कितना माइनस करेंगे, मतलब sec 35 लाना है हमें, तो 90 में से 55 घटाएंगे तब हमारा 35 डिग्री आ जाएगा। अगर हमने ऊपर का चेंज किया तो नीचे का हमें चेंज नहीं करना है, हम लिखेंगे इसको cosec 55 डिग्री। अब क्या हो गया, sec 90 - 55, 90 में से 55 जाएगा तो 35 आएगा, तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है sec 90 - थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक है, इसी टाइप से cos 90 - थीटा इक्वल टू sec थीटा होता है। ठीक है, अब क्योंकि हमने sec को चेंज किया हुआ है तो हम sec 90 - थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। तो ये cos कितना आ जाएगा यहाँ पे, cos 55 डिग्री, और यहाँ लिखा हुआ है cos 55 डिग्री। sec जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ नीचे में भी कितना लिख देंगे हम लोग, cos 55 डिग्री लिख देंगे, cos 55 डिग्री बाय 55 डिग्री इक्वल टू 1। अच्छा, मोस्ट ऑफ द केस में ये बात ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह का वैल्यू रहेगा तो इसका मोस्ट ऑफ द केस में आंसर 1 ही आता है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस टाइप से इसका ऑप्शन देखिए आप ए बी सी में सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1। इसका एक शॉर्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं जिसमें कैसे हम इसके वैल्यू को याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें पहले लिखना है साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमें लिख देना है साइन कॉस 10। हम लोग को एक लाइन बस याद करना है 0 1/2 1/√2 √3/2 1।
अब कॉस लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे, फिर √3/2 लिखेंगे, फिर 1/√2 लिखेंगे, फिर 1/2 लिखेंगे और फिर 0 लिखेंगे। और tan के लिए हम क्या करेंगे, साइन कॉस को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करें तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3 आंसर आ जाएगा। 1/√2 में से √2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, और √3/2 1/2 में 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 आ जाएगा। और इसमें क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 किसी भी नंबर को डिफाइन मतलब नहीं कर सकता। अब इसका जो भी रेसिप्रोकल वैल्यू है वो नीचे लिख देना है। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक होता है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0 यानी नॉट डिफाइंड। 1/2 का 2 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, और 1 का 1 हो जाएगा। वैसे ही कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कॉस का रेसिप्रोकल वैल्यू होता है सेक, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा मतलब कि 1 दैट मीन्स 1 है, तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। √3/2 का हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का हो जाएगा √2, 1/2 का 2 और 0 का उल्टा, तो 0/1 1/0 हो जाएगा यानी नॉट डिफाइंड। ठीक है, लास्ट हमारा बच गया tan का उल्टा cot होता है, तो 0 का मतलब हो गया कि 0/1 है तो 1/0 कर देते हैं यानी नॉट डिफाइंड। 1/√3 का हो जाएगा √3, 1 का हो जाएगा 1, √3 का उल्टा हो जाएगा 1/√3 और नॉट डिफाइंड का हो जाएगा 0। ये अगर लॉजिक में हम देख रहे हैं तो हमें सिर्फ एक लाइन हमें याद करना पड़ा, इसका उल्टा जो है यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में हमने ये लिखा, इन दोनों का डिवाइड करके हमने ये लिखा, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और tan का रेसिप्रोकल कॉट हमको फॉलो करना है। अब इस पूरे वैल्यू का यूज़ हमको करना है इस इक्वेशन को बनाने के लिए। इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1, तो सेक 60 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे। tan 60 का वैल्यू देखेंगे, tan 60 का वैल्यू कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर और प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है और प्लस 1, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 1 + 1 2। अब दिए गए ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 1 है, 2 है, 0 है, -2 है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन है, लिखा है कि a का वैल्यू जो है 5 6 है और इसको बोल रहा है कि y अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगी, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट a फ्रॉम द y एक्सिस। ठीक है, तो हम जिस तरह से अगर इस फिगर को देख रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन देखिए तो 5 और 6 लिखा हुआ है। ठीक है, और फ्रॉम द y एक्सिस पूछ रहा है, तो इसमें अगर हम देखें तो किसी भी ग्राफ में जैसे ये दो कोऑर्डिनेट जो दिए गए हैं, इसमें पहला वाला जो वैल्यू होता है वो x का होता है, दूसरा वाला वैल्यू y का होता है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि a पॉइंट से y एक्सिस से देखा जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। तो अगर कोई वैल्यू है a, ठीक है, इसका वैल्यू 5 और 6 दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से बताना है। तो ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो फर्स्ट 5 अगर कह रहा है तो ये किसका होगा, ये x एक्सिस का होगा, और 6 क्या होगा, वो y एक्सिस से होगा, तो इसलिए इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इसका 6 हो जाएगा। सेम इसी बेस पर क्वेश्चन नंबर 163 भी है, यहाँ लिखा है m का वैल्यू -2 10 है, n का वैल्यू -8 14 है। इसको बताना है कि इसका जो मध्य बिंदु होगा उसका नियामक बताना है। नियामक मतलब हो गया कि जो इक्वल मिड पॉइंट जो है उस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। इसके लिए एक फार्मूला आपको याद रखना है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, ये सेक्शन फार्मूला हमको याद रखना है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, x = mx + mx / m1 + m2। इसमें एक लॉजिक याद रखना है 1 2 2 1। इसी टाइप से अगर y का निकालना है तो हम क्या लॉजिक यूज़ करेंगे, my + my / m1 + m2, और लॉजिक याद रखना है 1 2 2 1। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है, m का वैल्यू हमारा -2 और 10, और n का वैल्यू क्या दिया हुआ है -8 और 14। इट मीन्स कि ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। ये क्या है x2 और ये हो जाएगा y2। क्वेश्चन के हिसाब से चले, x2 में से x1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -8 -2। ठीक है, प्लस यहाँ पे जिस तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये हमारा जो है x1 x2 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू निकाल रहे हैं, और क्योंकि मिड पॉइंट क्या है तो मिड पॉइंट में 1 1 इसका m1 / m1 + m2,
1 2 2 1 हम लेके चलेंगे। m1 का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा, x2 का वैल्यू हमारा -8 हो जाएगा, m2 का 1, x1 का -2 बाय m1 का 1 और m2 का 1, तो कितना हो जाएगा -8, 1 से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 और बाय 2, -8 -2 कितना हो जाएगा -10, -10 बाय 2 कितना हो गया -5। इसी टाइप से y का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, my प्लस my बाय m1 m2, 1 2 2 1 वैल्यू पुट करेंगे, 1 इंटू y2 का वैल्यू देखिए क्या है 14 हो गया, प्लस m2 का क्या है 1, y1 का वैल्यू हो गया 10 बाय 1 प्लस 1, तो 14 प्लस 10 बाय 2 कितना हो जाएगा 24 बाय 2, इट मीन्स 12। इस हिसाब से हमारा जो कोऑर्डिनेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, -5 और 12 होना चाहिए। अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू दिया हुआ है -5 और 12, ऑप्शन सी सही आंसर। तो ये दिया हुआ क्वेश्चन है, लिखा है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 5 and 6 रिस्पेक्टिवली, देन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विल बी। ठीक है, दिए गए क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 5 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 6 दिया है। इसके लिए बस कुछ नहीं करना है, एक इक्वेशन याद रखना है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर x² ही रहने देना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 5 लिख देना है और प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह 6 लिख देना है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में x² माइनस 5x प्लस 6 का ऑप्शन ये है बी नंबर, सो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। y² माइनस 6y प्लस 8, ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन है। अब इसमें अल्फ़ा एंड बीटा जो है इसके दो जीरोज़ है, जीरोज़ का मतलब होता है x का वैल्यू, तो आपको बताना है कि अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का वैल्यू सिंपली पूछ रहा है। जीरोज़ को यहाँ अल्फ़ा एंड बीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग इसको क्वेश्चन में देखें तो हमारा पहले क्वेश्चन क्या हो जाएगा, y² माइनस 6y प्लस 8, ये हमारा इक्वेशन है। अब इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो इसको हम देख रहे हैं कि बीच वाला वैल्यू अगर हमारा एक इक्वेशन है तो ये कुछ इस प्रकार से रहा होगा, देन ये यानी सम ऑफ जीरोज़ का वैल्यू यहाँ 6 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का वैल्यू यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी जो क्वेश्चन कह रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा, 8, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा राइट आंसर है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि एफ एक्स का वैल्यू 3x² माइनस 7x प्लस 2 है। यहाँ पर x की जगह पे हमें वैल्यू -1 पुट करना है और इसके बाद हमारा क्या वैल्यू आएगा ये हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से। अब देख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन हमारा एफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 7x प्लस 2 है। यहाँ f की जगह पे हमें -1 पुट करना है, सो 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू -1 और प्लस 2, सो 3 -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 7 हो जाएगा प्लस 2, 3 1 जा 3 प्लस 7 प्लस 2। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12। इट मीन्स कि -1 का वैल्यू पुट करने पे हमारा आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। सो दिया गया ऑप्शन हमारा बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। है कि इफ द लाइन्स 4x प्लस पी वाई इक्वल टू 6 और एंड 12x प्लस 9y इक्वल टू 15 ये पैरेलल है तो p का वैल्यू क्या होगा। इसके लिए आपको एक इक्वेशन सबसे पहले ध्यान में रखना है, 4x प्लस पी वाई, पहले इक्वेशन हम लोग नोट कर लेते हैं। और क्योंकि ये पैरेलल कह रहा है, सो पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2। अब इसमें a1 की जगह पे 4 लिखना है, a2 की जगह 12, b1 की जगह p, c1 की जगह b2 की जगह 9। सो हम लोग a1 की जगह पे 4 लिखेंगे, a2 की जगह 12 लिखेंगे, b1 की जगह p लिखेंगे और b2 की जगह 9 लिखेंगे। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 12 इंटू पी इक्वल टू 9 इंटू 4। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 इंटू 4 बाई 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। इस प्रकार से p का वैल्यू 3 हो जाएगा। सो दिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस 2y इक्वल टू 3 है और 5x प्लस ky इक्वल टू 15 है। इसमें पहले कह दिया कि इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन है, तो इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन तभी होता है जब यहाँ पर हमारा जो ये इक्वेशन है इसका सारे वैल्यूज़ आपस में बराबर हों। तो देखिए हम लोग पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 3 है और 5x प्लस ky इक्वल टू 15 है। ठीक है, यहाँ पर a1 की जगह कुछ नहीं है तो 1 है, सो a1 बाई a2
इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये हमारा किसके लिए हो गया? तो ये हो गया हमारा इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए हो गया। ठीक है, तो A1 की जगह पे 1 आ गया, A2 की जगह 5, फिर B1 की जगह 2 और B2 की जगह पे K। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, K इक्वल टू 10। ठीक है, सो दिया गया ऑप्शन जो है डी जो है यहाँ पर ये हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हमें सम ऑफ द रूट निकालना है। रूट का मतलब होता है x का वैल्यू। इस दिए गए इक्वेशन में x का जो वैल्यू होगा उसके वैल्यू को सम करके निकालना है। तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसका सम ऑफ जीरोज निकालना है। तो देखिए इक्वेशन को अगर हम फॉर्मेट में चेंज करें तो ये फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इट मीन्स कि सम ऑफ जीरोस हमारा कितना हुआ? 18 हुआ। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस हमारा 18 हुआ, इट मीन्स कुल मिला के हमारा आंसर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, क्योंकि माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है इसलिए माइनस नहीं लिखेंगे, 18 हमारा इस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। 38 में कह रहा है कि कॉस अल्फ़ा ये जो है 1/2 के बराबर है, तो कॉसेक अल्फ़ा बराबर कितना होगा? ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो कॉस, ठीक है, ये एक ग्रीक लेटर है जो कि आपको सिग्मा के बारे में बताता है। तो कॉस 1/2 है, तो कॉस का मतलब हो गया b/h। इट मीन्स कि b का वैल्यू 1 है, h का वैल्यू 2 है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लोग देखें तो पाइथागोरस थ्योरम से p का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो h का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा? 4 - 1 इक्वल टू √3। अब हमें को निकालना क्या है? कॉसेक अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है, कॉसेक सिग्मा का। सो यहाँ पर हम देखेंगे कॉसेक सिग्मा का होता है h/p। तो h का वैल्यू क्या हो गया? 2 और p का वैल्यू क्या हो गया? तो √3। ठीक है, सो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा 2/√3 ये हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि θ/5 इज इक्वल टू 12 डिग्री। सो आपको बताना है कि 3 टाइम्स कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितने के बराबर होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ θ/5 जो है 5 इज इक्वल टू 12 डिग्री दिया है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो θ इक्वल टू 5 12 जा 60 डिग्री। इट मीन्स कि थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 60 डिग्री लिख देंगे। अब हम क्वेश्चन में कह रहा है 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा डिग्री का वैल्यू कितने के बराबर होगा? सो 3 टाइम्स कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे हम 60 लिख देंगे। तो कॉसेक 60 का जो वैल्यू होगा उसका स्क्वायर कर देना है। कॉसेक 60 का वैल्यू होता कितना है? तो इसके लिए हम लोग पहले एक चार्ट डेवलप करेंगे। यहाँ देखिए साइन है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। एक बस लाइन याद रखना है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब क्योंकि साइन का ही रेसिप्रोकल कॉसेक होता है तो जो भी वैल्यू आप ये लिख रहे हैं इसका ठीक रेसिप्रोकल उल्टा कर देना है। 0 का उल्टा हो जाएगा 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड होगा, 1/2 का 2 होगा, 1/√2 का √2 होगा और √3/2 का हो जाएगा 2/√3। यानी यहाँ पे कॉसेक 60 की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 2/√3 वैल्यू लिख देंगे। और क्योंकि ये स्क्वायर है इसको सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल। सो 4 हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर होगा। यानी ऑप्शन जो है यहाँ जो सी दिया हुआ है ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितने के बराबर होगा? इसके लिए हम लोग को पहले वैल्यू को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में देखते हैं 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू हमें निकालना है। तो 2 इंटू tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 बाय 1 + tan 30 का हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। सो 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, 2/√3 और 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। सॉल्व करेंगे 2/√3 बाय इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 3, तो 3 + 1 सो 2/√3 बाय 4/3। सो 2/√3 4/3 है तो ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4। 2 से 4 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब 3 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 और नीचे के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? √3 इंटू 2। √3 से √3 कैंसिल हो गया। सो कुल मिला के क्या आ गया? √3/2 हमारा आ गया। अब कह रहा है कि √3/2 किसका वैल्यू होता है? तो देखिए साइन 30 जो है इसका वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है, तो ये तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे रहा है cos 60
ठीक है। तो cos 60 का वैल्यू भी क्या होता है 1/2, ये भी नहीं होगा। tan 60 का वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो tan 60 का क्या होता है √3 होता है, ये भी नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन दे रहा है sin 60, तो sin 60 का होता है √3/2, यही हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 17, 34, 51 इज 170। इट मीन्स कि दिए गए एपी में कौन सा जो टर्म होगा उसका वैल्यू 170 होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम लोग एपी लिखते हैं। एपी का वैल्यू है हमारा 17, 34, 51 और ये है 170। सबसे पहले ए का वैल्यू हमारा 17 हो जाएगा। डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 34 - 17। अब क्योंकि हमने फार्मूला को यूज़ करना पड़ेगा, तो a + n - 1 इंटू डी। टी एन की जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे लास्ट टर्म। a की जगह पे हमारा हो जाएगा 17 + n - 1, क्योंकि हमको टर्म का पता करना है टर्म नंबर कौन सा है, और डिफरेंस की जगह पे हमको 17 लिख देना है। 170, 17 यहाँ प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये क्योंकि होल ब्रैकेट में है तो 17 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 170 और 17 है, 10 में से 7 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 153। और -17 इधर आएगा तो +17 हो जाएगा। 153 17 कितना हो जाएगा 117, 17 से कट गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10th टर्म हो जाएगा। इस प्रकार से दिए गए क्वेश्चन का जो जवाब है वो हो जाएगा आपका 10th टर्म। क्वेश्चन कह रहा है कि दो सर्कल का सर्कमफेरेंस का रेशियो 4:5 दिया हुआ है, तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। तो हम इसमें से एक बड़ा रेडियस ले लेते हैं और दूसरा जो सर्कल है, ठीक है, उसका जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इसका भी ले लेते हैं 2πr, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का वैल्यू हमारा 4:5 दिया हुआ है, सो 4:5 2π, ठीक है, ये कैपिटल R बाय 2π स्मॉल r, 2π से 2π कैंसिल। इस प्रकार से r/r का वैल्यू कितना हो गया 4/5 हो गया। अब एरिया का रेशियो निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल 1 बाय एरिया ऑफ सर्कल 2, तो πr² बाय πr², पाई से पाई कैंसिल है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5 है, इसका सिंपली स्क्वायर कर दीजिए तो 16/25 आ गया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है यह आंसर हो जाएगा 16:25। के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है 0-2 का वैल्यू 1 बार आया है, 2 से लेकर 4 तक का वैल्यू 2 बार, 4 से लेकर 6 तक का 1 बार, 6 से 8 तक का 5 बार, 8 से लेकर 10 तक का 6 बार और 10 से लेकर 12 तक का 5 बार। आइए इसको देखते हैं। इसको मीन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इसमें एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टेबल है, उसको पहले हम लोग बनाएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हो गया, इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्लास इंटरवल, ठीक है। इसके बाद में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग लिखेंगे क्लास मार्क, क्लास मार्क। अच्छा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो हो गया हमारा, ये वैल्यू हो गया हमारा FI, और यहाँ जो क्लास मार्क हो गया ये हमारा हो गया XI। तो FI को XI से हमको मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन में आते हैं, 0 से लेकर 2 है, फिर 2 से लेकर 4 है, 4 से लेकर 6 है, 6 से लेकर 8 है, 8 से लेकर 10 है और 10 से लेकर 12 है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 2 1 5 6 5। अब क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो अपर लिमिट इसमें 2 हो गया, लोअर लिमिट 0 हो गया, तो 2 + 0 तो 2 हो गया, और 2/2 कितना हो जाएगा 1। देन आफ्टर यहाँ पर हमारा नेक्स्ट आ जाता है अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 2, तो 4 + 2 6, तो 6/2 कितना हो जाएगा 3। अपर लिमिट 6 लोअर लिमिट 4, तो 6 + 4 10, 10/2 कितना हो जाएगा 5। 8 + 6 14, 14/2 7, 10 8 18, 18/2 9, और 12 और 10 ऐड करेंगे 22, 22/2 11। अब क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54 और 5 11 जा 55। हमको इसको यहाँ पे क्या करना है ऐड करके लिख देना है। हम यहाँ ऐड करेंगे 5 4 9, 9 5 14, 14 5 19, 19 6 25, 25 1 26, कैरी 2, 5 5 10, 10 3 13, 13 और 2 15, 156 हो गया। और यहाँ फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे
फ्रीक्वेंसी में हमारा कितना हो जाएगा 213, 314, 549, 96, 15, 15, 5, 20। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। तो 156/20 इसको कटाएंगे, ये हो जाएगा आपका 78/10 मतलब 70.8। ठीक है, 7.8 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन इनटू वेरिएबल का क्वेश्चन है। कहता है किसी क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट 6 बॉल खरीदा इतने रुपए में, और बाद में उसने 3 बैट 5 बॉल और खरीदा इतने रुपए में। तो आपको बताना है एक बैट और एक बॉल का कीमत क्या है। सबसे पहले आइए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लेट द बैट का जो प्राइस है, ठीक है, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, और जो बॉल है उसके प्राइस को हम लोग क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 7 बैट है और 6 बॉल है, मिलाकर 3800 रुपये हो गया। और ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हमारा है 3 बैट है और 5 बॉल है, इसका मिला के कितना दिया है 1750। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारा एक्स या वाई में कोई भी एक वैल्यू आपस में बराबर होना चाहिए। अगर हम वाई को आपस में बराबर दिखाना चाह रहे हैं तो हमको 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। या अगर हम एक्स को बराबर दिखाना चाह रहे हैं तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों में से किसी एक को हम बराबर दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग 5 को, इस पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नया इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, 5 7 जा 35 एक्स, 5 6 जा 30 वाई, 5 0 जा 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 19,000 हो गया। अब 6 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 16 3 जा 18 एक्स, 6 5 जा 30 वाई, 6 0 6 5 जा 30, 6 जा 42 45, 10500। अब इसको देखिए माइनस करेंगे, एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से माइनस करेंगे, ये तो कैंसिल हो गया। 35 में से 18 गया तो 17x, इधर कितना बचा 0 0, 10 में से 5 गया 5, 8, 85 हो गया। तो 17 से इसको कैंसिल करेंगे तो 17 5 से 85 होता है। इट मीन्स कि बैट का प्राइस कितना रुपया हो गया, x रुपीज़ हो गया। ठीक है, अभी देन आफ्टर y का वैल्यू निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन में हम लोग क्या कर देंगे, x का वैल्यू को पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। तो 7 × 500 प्लस 6y इक्वल टू 3800, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो 6y इक्वल टू क्या हो गया 3800 माइनस 3500, ये हो जाएगा 300। सो y इक्वल टू क्या हो गया 50 हो गया। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर बैट का प्राइस हो गया ₹500, और जो बॉल है उसका प्राइस क्या हो गया ₹50। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर।